गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्लासेस कर रहे हैं, है ना? तो उसी कड़ी में आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी पॉलिटी की, और पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में, है ना? चलिए, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्या-क्या हैं, ठीक है? और उत्तर प्रदेश पीसीएस और यूपीएससी और आरओ इन तीनों एग्ज़ाम्स में अभी तक इनसे इस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं, इसको भी जानने का प्रयास इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहली बात यही कि आज की जो हमारी क्लास होगी मौलिक कर्तव्य, इसमें हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, उसको जान लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आज की क्लास में हम अग्रलिखित पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में, आखिर मौलिक कर्तव्य होते क्या-क्या हैं, ठीक? दूसरी बात कि इनका संविधान में उपबंध कहाँ पे किया गया है, किस भाग में दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है, ये बात जो है आपके पीसीएस में कई बार मिलान करने के लिए पूछा गया है। हमेशा लगभग हर साल ही आपसे एक नंबर का सवाल पूछ ही लिया जाता है। तीसरी बात ये है कि मूल कर्तव्यों की विशेषताएँ क्या हैं और नागरिकों के मूल कर्तव्य कितने हैं और कौन-कौन से हैं, उसमें लिखा क्या गया है, उस बात को भी हम लोग यहाँ जानेंगे। देन हम चर्चा करेंगे उसके महत्व के बारे में कि आखिर इसका महत्व क्या है, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे 30 सालों के पीवाईक्यू के बारे में, है ना? कि पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ लोअर और बीओ के अलावा यूपीएससी में भी इस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं, ठीक? तो इसमें जो है तकरीबन 37 सवाल जो अभी तक पिछले 30 सालों में पूछे गए हैं। लगभग हर साल एक सवाल पूछ ही लिया जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि आखिर मूल कर्तव्य होते क्या-क्या हैं, और दूसरी बात कि इस नोट्स में हमने एनसीईआरटी को भी कवर किया है और स्टैंडर्ड बुक्स को भी कवर किया है, ठीक है? कुछ बातें जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपका यूपीएससी पूछ लेता है, उसको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मिलेंगी, उनको भी हमने यहाँ पे कवर करने का पूरा प्रयास किया है, ठीक? तो सबसे पहली बात यही कि आखिर मौलिक कर्तव्य होते क्या-क्या हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट हमने लिखा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को भी स्थान प्राप्त है। इस बात पे ध्यान ध्यान दीजिएगा। हम कहेंगे है और कहीं कहेंगे था, तो था और है में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि मूल संविधान, जब हमारा संविधान लिखा गया था 1950 में, तब उस समय मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं जोड़े गए थे, ठीक है? लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में हमारे संविधान में मूल कर्तव्य हैं, ठीक? चूँकि अधिकारहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं, अतः यह एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक? दूसरी बात, यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य है, लेकिन मूल संविधान का मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा संविधान लिखा गया था, तब की बात हो रही है। तो मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया है, ना कि मूल कर्तव्यों को। इस मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया था, ना कि मूल कर्तव्यों को रखा गया, ठीक? तीसरी बात कि विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में मूल अधिकार तो हैं, लेकिन मूल कर्तव्य का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। जैसे अमेरिका में, फ्रांस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में आदि। लेकिन लेकिन जो साम्यवादी देश हैं या जो समाजवादी देश हैं, उनमें मूल कर्तव्यों की घोषणा दिखाई पड़ती है। जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ, यानी कि जो आज का हमारा रूस है, ठीक है? रूस में आपको मौलिक कर्तव्यों की बात दिखाई पड़ती है, लेकिन जो हमारे पूंजीवादी देश हैं या जो लोकतांत्रिक देश हमारे रहे हैं इस समय, मतलब पहले थे, वहाँ पर जो है ये इन सब का उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। क्लियर इतनी बात? अब जब हमारे भारत में इस के मूल संविधान में ये चीज़ें नहीं थीं, तो अब इस समय वर्तमान में कब आई हैं, किसके द्वारा आई हैं, उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। सन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, और 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो अब देखिए यहाँ पर 2 बातें आती हैं कि पहली बात तो ये कि जब हमारा मूल संविधान बना था, उस समय हमारे उस मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, पहली बात। उसके बाद जब जोड़े गए हैं 1976 में, तब केवल और केवल 10 जोड़े गए हैं। और तीसरी बात यह है कि जब 2002 में संविधान का जब एक संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन, तब उसके द्वारा एक और को जोड़ा गया। तो वर्तमान की स्थिति यह है कि आज के हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, साथ में उनकी संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है, ठीक? और जोड़ने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति को जाता है, क्योंकि उनकी ही अनुशंसा पर भारतीय संविधान में इनको
जोड़ा गया था। ठीक, तो मोटी मोटी बात आपको समझ में आई होगी कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक, अब इसका संविधान में उपबंध कहाँ कहाँ पे है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये बात जो है आपके यूपीएससी में पूछा गया है, वहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, उन्होंने अपना एक सेंटेंस दे दिया जो कि गलत था। यूपीएससी में एज इट इज एक लाइन आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। बात ये आती है 1975 की है, जब उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी। तो 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। इसी दौरान 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया जाता है और इस समिति ने मूल कर्तव्यों को आवश्यक बताया। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, इसको आईएमपी आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि ये सवाल पूछा गया है। इस समिति की अनुशंसा पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के बाद भाग 4 का जोड़ा गया। 4 में क्या जोड़ा गया, का वाला पॉइंट, ये जो सब क्लास जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 में के का में 51 के का में के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया। अब देखिए, ये सवाल आपसे उत्तर प्रदेश परिषद में इस प्रकार से पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में और किस भाग में जोड़ा गया है। तो सबसे पहली बात यह कि भाग 4 के का में जोड़ा गया। उसके बाद अनुच्छेद 51 के का में जोड़ा गया है। ठीक, और उस समय कितनी संख्या थी, 10। जब पहली बार इसको जोड़ा गया था तब संख्या थी 10। 11वां कब आता है, 11वां जो आता है आपका 2002 में, जब एक होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तब क्या होता है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इसमें प्रावधान किया गया कि 6 साल से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है तो उसका यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों का या उन पर अगर कोई बच्चा आश्रित है तो उन बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ठीक, और पांचवी बात यह है जो कि आपके पीसीएस में और लोअर में और आरओ में कई बार पूछा गया कि मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है, यानी कि रूसी संविधान से लिया गया है। ठीक, तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पॉइंट नंबर तीसरा और पॉइंट नंबर 5वां। ठीक है, तो ये 2 बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, 3 और 5। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों की विशेषताएं क्या हैं। चलिए भाई, क्या इसकी विशेषता है वो भी जान लेते हैं। पहली बात यह है कि मूल कर्तव्यों में कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और तो कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। ध्यान से सुनिएगा बात, कुछ नैतिकता की बात हो रही है और कुछ नागरिक कर्तव्यों की बात हो रही है। ठीक, अब कौन से नैतिक हैं कौन से नागरिक हैं इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना, यह आपका एक नैतिक दायित्व है। यह हर व्यक्ति के अंदर, ऐसी हम कल्पना करते हैं कि आपके अंदर इस प्रकार की नैतिक भावना होनी चाहिए। जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है। ठीक है, अब इसके लिए एक यूपीएससी में सवाल पूछा गया था कि क्या कोई विदेशी व्यक्ति अगर आपके राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तो क्या यह उसका मौलिक कर्तव्य है। भाई, मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए है, तो यह उनका नागरिक नागरिक कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्रीय ध्वज का या राष्ट्रगान का आदर करें। लेकिन विदेशी को शायद ये ना पता हो कि ये जो झंडा है ये किसका है, या यहाँ का जो राष्ट्रगान है अगर वो जनगण मन गा रहा है, ठीक है, तो शायद उसको ना समझ में आए या उसको ना जान पाए। तो अगर वो उसका सम्मान नहीं कर पाता है तो उसके लिए कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए वह नागरिक कर्तव्य के रूप में है। ठीक, दूसरी बात, यह मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3, 4 और 5 यह आपका एग्जाम में पूछा गया है। इसकी चर्चा हम पिछले 2 क्लासों से करते आ रहे हैं। जो पहली हमारी क्लास थी डीपीएसपी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, और जो हमारा था मूल अधिकार, इन दोनों क्लास में इन तीनों पॉइंट के बारे में चर्चा कर दी गई है। लेकिन एक बात, चूंकि यह भी उनसे जुड़ा हुआ ही है, तो यहाँ पर भी उसकी चर्चा होगी। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं, विदेशियों के लिए नहीं हैं। यह बात यूपीएससी में आपके पूछा जा चुका है कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं
देखिए, मूल कर्तव्य एक नैतिक कर्तव्य और एक नागरिक कर्तव्य, ये दोनों सिर्फ़ और सिर्फ़ भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं, विदेशियों के लिए नहीं हैं। पहली बात, यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है। दूसरी बात, डीपीएसपी की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं। तो गैर न्यायोचित का मतलब हम पिछली क्लास से बताते आ रहे हैं कि इसके लिए आप मुकदमा नहीं कर सकते, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, इसके लिए आप सिर्फ़ सिफ़ारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किससे? राज्य से कि आप सर लागू कर दीजिए, सिर्फ़ सिफ़ारिश कर सकते हैं। तीसरी बात, मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब आप न्यायालय में जा करके उनसे आदेश लेकर के लागू नहीं करवा सकते। बहुत स्पष्ट रूप से हमने लिख दिया तीनों बातें, और तीनों बातें आपसे एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है? तो आपका मौलिक कर्तव्य क्या है? सबसे पहली बात, यह भारतीय नागरिकों के लिए ही है, विदेशियों के लिए नहीं है। दूसरी बात कि जो हमारा डीपीएसपी की तरह ही मूल कर्तव्य भी क्या है? गैर न्यायोचित है एवं न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तन का मतलब ही होता है इन्फोर्सेबल, है ना? कि आप उसको न्यायालय से लागू करवा दीजिए, तो ऐसा नहीं है। ठीक? ये तीनों पॉइंट आपके या आईएमपी कर लीजिएगा। छठी बात ये कह रहे हैं कि कभी-कभी मूल कर्तव्यों को निरर्थक घोषणाएँ भी कहा जाता है, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। ठीक? निरर्थक क्यों? क्योंकि जब उनका पालन नहीं हो पा रहा है या उसको लागू हम नहीं करवा पाएँ, तो ऐसा आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि निरर्थक घोषणाएँ हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरी बात, मूल कर्तव्य भी मूल अधिकारों की तरह संविधान को समझने के लिए मूलभूत महत्व के हैं। जिस प्रकार से अगर किसी को संविधान समझना है तो उसको या तो वो प्रस्तावना पढ़ ले, या डीपीएसपी पढ़ ले, या फिर मौलिक कर्तव्य को पढ़ ले। ठीक है? और मूल अधिकारों को जान ले। तो अगर इन 4 बातों को वह जान जाएगा तो संविधान हमारा कहना क्या चाहता है, हमारे संविधान के का उद्देश्य क्या है, उसकी नीतियाँ क्या हैं, ठीक है? इन सबको वो क्या कर लेगा? जान जाएगा, समझ जाएगा। ठीक? और 8वीं बात ये है कि भारत की प्रभुता यानी कि संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध मूल कर्तव्य में है। मूल कर्तव्य में क्या कहा गया है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, यह और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है? यह आपका कर्तव्य है, हमारा भी है, राज्य का भी है, देश का भी है। ठीक? एक बात जो कि आपके यूपीएससी में अभी कुछ साल पहले पूछा गया था, ये 9वीं बात में लिखा गया है कि ये मतदान की बात आई थी। मतदान करना आपका मौलिक कर्तव्य है? जी नहीं। आपका यह नागरिक कर्तव्य सॉरी, यह आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है? अगर आप चाहें तो मतदान कर सकते हैं, नहीं चाहें तो उसके लिए और भी इंतज़ाम हैं। ठीक है? अब तो ख़ैर आ गया आपका नोटा, तो आप नोटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 बातें आपको बहुत स्पष्ट रूप से लिख दी हैं कि मतदान करना, कर अदायगी, भरना और परिवार नियोजन आदि मूल कर्तव्य में शामिल नहीं हैं, नहीं है, स्पष्ट रूप से जान लीजिए। मतदान करना, कर अदायगी और परिवार नियोजन, यह आपके मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। लेकिन यूपीएससी जो है इसी को घुमा करके एक बार सेंटेंस में पूछ चुका है मतदान के बारे में। ठीक? चलते हैं आगे और बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। पॉइंट नंबर 10 में कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में बर्मा समिति 1990 गठित की गई थी। इस समिति के अनुसार 138 ऐसे विषयों की सूची प्रस्तुत की गई जिनमें पर्यावरण को एक मुख्य आधार बनाया गया। इसका मतलब पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य सिर्फ सरकार का ना होकर के प्रत्येक व्यक्ति का भी है। ठीक है? मतलब पर्यावरण का संरक्षण करना यह भी आपका एक मौलिक कर्तव्य है, और ये किसी भी रूप में हो सकता है। आप नदियों को गंदा ना करें, उसकी साफ-सफाई करें, आप जानवरों को ना मारें, उनकी हिंसा ना करें, है ना? या आपके जो जंगल है उनको ना काटिए, है ना? या जिस भी प्रकार से आप प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, वो सब के सब आपके पर्यावरण संरक्षण में आ जाएगा। ठीक है? और इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार की ना होकर के आम नागरिक की भी होनी चाहिए। ठीक? चलिए, पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं और इसमें बताया जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों में 51 का अनुच्छेद 51 का में भी का जोड़ा गया। 51 के का में का जोड़ा गया में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात कही गई है। इससे संबंधित निर्देश भारतीय ध्वज संहिता 2002 में शामिल है। भारतीय संविधान राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आदि के अपमान पर रोक लगाता है। देखिए, आपके यूपीएससी का ही सवाल है कि अगर कोई
राष्ट्रगीत का अपमान करता है या राष्ट्रध्वज का अपमान करता है, तो इसके खिलाफ आप कहाँ पर अपील, मतलब सॉरी, ये जो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आपका आता है भारतीय ध्वज संहिता 2002 में ये बातें लिखी गई हैं कि आपको अपमान नहीं करना है, ठीक है? या उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, ये बातें वहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो इस प्रकार से जो है भारतीय संविधान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज आदि का के अपमान पर जो है रोक लगाता है कौन? भारतीय ध्वज संहिता 2002। 12वीं बात ये करते हैं कि अनुच्छेद 51 का के गा में, अभी आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए का के गा, ये जो पॉइंट यहाँ लिखा गया है, अभी आगे दिखेगा कि 51 का के गा में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। राज्य द्वारा कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जो इन कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाते हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है, और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म, जातीय, नस्लीय या भाषाई आधारों पर नफरत फैलाता है और इन आधारों पर वोट मांगता है, तो संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यह आपके 2022 में पूछा गया सवाल है यूपीएससी में। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करता है तो इसको हम कहाँ से उसको अयोग्य घोषित कर सकते हैं? तो वहाँ से संसद से भी और राज्य विधानमंडल दोनों से हम उसको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। ये बात वहाँ पे मेंशन की गई थी। तो वही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है? देखिए भाई, अगर आप सांसद बन करके संसद में जाएँगे और अगर आप विधायक बन के विधानसभा में जाएँगे, तो दोनों जगहों की जो भी जो व्यवस्था है उसके द्वारा आप उसको अयोग्य घोषित कर दिए जाएँगे, अगर इस प्रकार के आप कार्य करते हैं तो। ठीक? तो ये कुछ बातें जो है इसकी फीचर्स में आपको जानने को मिली हैं कि मूल कर्तव्यों की विशेषताएँ क्या हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर इन अब जो एकदम मूल बात है कि भाग 4 के अनुच्छेद 51 के का में नागरिकों के जो मूल कर्तव्य लिखे गए हैं, वो एज़ इट इज़ क्या-क्या लिखे गए हैं, वो बातें मैं आपको पढ़ के यहाँ पे सुना दे रहा हूँ। एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जिस शब्द पर जोर देंगे उसको आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। पहली बात ये कि मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, देखिए बहुत स्पष्ट रूप से पहली ही लाइन में लिख दिया गया है कि प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला पॉइंट संविधान का पालन करे, वह व्यक्ति संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। वह व्यक्ति क्या करे? संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों का पालन करे, संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरी बात, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे। ठीक? तीसरी बात, गा वाली जो अभी हमने ऊपर आपसे कही थी, इसमें क्या कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथी बात, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ये बात अभी हमने आपको कल बताई थी। और जब आपको देश की सेवा के लिए बुलाया जा सकता है और इसके एवज में आपको पैसा भी नहीं दिया जाएगा, तो इसके लिए आप केस नहीं कर सकते हैं। यह आपके मौलिक कर्तव्यों में, मौलिक अधिकारों में भी शामिल है ये बात, ठीक है? और मौलिक कर्तव्य में भी इसको शामिल कर दिया गया है कि अगर कभी आन पड़ा, कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी कि जब हमारे यहाँ आपातकाल लग जाए या कभी ऐसी कोई सामाजिक गतिविधि होने वाली हो और उसमें आपको बुलाया जाए, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम गए थे तो हमको पैसा भी चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर सरकार दे देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप मुकदमा नहीं कर सकते। ठीक है? यह आपका नागरिक कर्तव्य होना चाहिए। पाँचवीं बात यह है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। जैसा कि कल की क्लास में बताया गया था, सती प्रथा का विरोध किया गया था, है ना? तो इस तरह की अगर कोई कुरीति है समाज में तो उसको आप क्या करें? उसका विरोध करें। छठी बात यह है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। छठी बात, जो कि आपके पीसीएस में अभी 2 साल पहले पूछा गया है, कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव, कौन-कौन? वन, झील, नदी और वन्य जीव,
इन सब की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ठीक है, ये बात आपके एक ऑप्शन में पीछे में 2 साल पहले पूछा गया है, यही सेम सेंटेंस उठा के रख दिया गया था। इसके बाद यह भी था उसमें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ठीक है, उसमें ये दिया गया था कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कौन कौन सी बातें शामिल हैं और कौन सी बातें शामिल नहीं हैं। तो जो छा वाला है और जा वाला, ये दोनों आपके शामिल थे, और एक सेंटेंस था जो जो उसमें शामिल नहीं था, तो उसको छांट दिया गया था। ठीक, इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। इसके बाद अंगा वाला कह रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और लास्ट आपका है जो आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वो क्या जोड़ा गया था? यदि माता पिता या संरक्षक हैं, यदि आप क्या हैं, माता पिता हैं या किसी के संरक्षक हैं, तब आपका यह दायित्व बनता है कि आप 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने पड़ोसी बच्चों को नहीं, किसी को बुरा लग जाए या कि या कोई आप पे क्लेम कर दे कि हमारे बेटे को ज़बरदस्ती ये भाई साहब लेके जा रहे थे, तो ऐसा ना करिएगा। अपने बच्चों को, है ना, यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर को प्रदान कराए। ठीक है, यदि आप माता पिता हैं या संरक्षक हैं, तो आपके ऊपर जितने भी बच्चे हैं, अगर वो 6 साल से 14 साल तक के हैं, तो यह आपका दायित्व बनता है कि उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएं। ठीक है, ये जो 11 बातें थी, ये हमने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट पॉइंट आज की क्लास का है, वह है आपका इसका महत्व क्या है। महत्व ये है कि यह एक सचेतक के रूप में नागरिकों को अपने देश, समाज और लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखने में मदद करता है। यह आपको बताता है कि आपको चौकन्ना रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए कि हमारे देश में जो भी बातें हैं, उनका जो संविधान से चीज़ें चल रही हैं, उसमें हमको भागीदारी देनी चाहिए। ठीक है, जो संविधान संगत हो उसका समर्थन करें, और जो जो संविधान के विरुद्ध हो उसका हम विरोध करें। ठीक, लेकिन कल वाली क्लास में मैं बताया गया था, विरोध करना, हड़ताल करना नहीं। विरोध करना आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल करना नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। हड़ताल करना क्या मूल अधिकार है? तो बिल्कुल नहीं है। विरोध करना है, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि मूल कर्तव्यों के संवैधानिक प्रावधान के कारण मूल अधिकार व मूल कर्तव्यों में संतुलन स्थापित होगा। और तीसरी बात है कि मूल कर्तव्य नागरिकों के अनुशासन व प्रतिबद्धता का भाव जागृत करते हैं, राष्ट्र प्रेम, त्याग, सेवा, बलिदान की भावना पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है आपकी क्लास की रही हैं। तो इस प्रकार से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका यूपीएससी रहा हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस रहा हो या आरओ हो, तो उसके हिसाब से आपकी ये क्लास पूरी होती है। अब जो इसके आगे की बात है, वो है हमारा मौलिक कर्तव्य का जो पीवाईक्यू है। तो पीवाईक्यू आप लोग करिएगा, और अभी तक जो है पिछले 30 सालों में इसमें से तकरीबन 37 सवाल आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, 2022 तक का ये पीडीएफ है। इसके बाद 1-2 सवाल एक्स्ट्रा हुए होंगे, तो उसको हम 40 मान लेते हैं मोटा-मोटा, कि 40 सवाल अभी आपके पिछले 30 सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, और इस पूरी पीडीएफ में ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपकी क्लास के पीडीएफ से ना मिलता हो। ठीक है, तो प्रयास की इसको कीजिएगा, लगाइएगा। जो बात नहीं समझ में आएगी उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।